ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में हम लोग को डिस्कस करना है। आप लोग देख चुके हैं, कोर्स कंटेंट देख चुके हैं सारा? यस सर। हाँ ठीक है, तो उसको थोड़ा सा कर देते हैं, इसको शुरू करेंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत सारी स्किल्स है, उसमें से हम लोगों को इसमें मेजर एम्फेसिस देना है राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इस पे फोकस करना है, यही सारा कोर्स कंटेंट आपका है। तो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, क्योंकि आपका 102 में भी कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ना है, तो यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ज्यादा फुल डिस्कस कर लेंगे डिटेल्स में, ताकि 102 में पढ़ना नहीं पड़े इसको। तो हम इसको फर्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में, कि व्हाट इज कम्युनिकेशंस, क्या है मीनिंग, उसका डिफिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इस तरह का हम लोग डिस्कस करेंगे, और बैरियर टू कम्युनिकेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर सेकंड क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स में आ जाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक दिन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे, एक दिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन में भी एकदम क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है कि ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या है, क्या एडवांटेजेस है, क्या लिमिटेशंस है। इसी तरह ओरल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जैसे रिटन कम्युनिकेशन जो लिख के करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन बोल के जो करते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है थ्रू बॉडी मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट के द्वारा जो करते हैं उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। यानी जो आप जैसे कोई मैसेज आप कम्युनिकेटर, स्किलफुल कम्युनिकेटर सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज देता है, तो उसमें जो रिसीवर इंटेंड करता है, तो उसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फेशियल एक्सप्रेशन किस तरह का है, आपका गेस्चर किस तरह का है, आपका पोस्चर किस तरह का है। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू में आपसे पूछा जा रहा है कहीं और, तो आप कहीं और देख रहे हैं, या हाथ कैसे हिलाने लगते हैं, या पैर हिलाने लगते हैं, या बॉडी आपका फेशियल दूसरे तरह का है। तो इसीलिए हर इंटरव्यू बोर्ड में जितना भी आप इंटरव्यू में जाइएगा, तो एक एक्सपर्ट बैठा रहता है, साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है, जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को रीड करता है कि किस तरह का इसका है। तो हम लोग एक क्लास में हम लोग करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो 3-4 क्लास हम लोग इसी पे जाएंगे, कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। कम्युनिकेशन स्किल्स के सारा चैप्टर पढ़ना ही है। जैसे उसमें सबसे पहले पढ़ना है हम लोगों को राइटिंग स्किल्स पढ़ना है, राइटिंग स्किल, ठीक है। उसके बाद लिसनिंग स्किल पढ़ना है, लिसनिंग का मीनिंग क्या है, डिफिनेशंस क्या है, टाइप्स क्या है, हेयरिंग वर्सेस लिसनिंग में क्या अंतर है, और गुड लिसनिंग का क्या क्या प्रिंसिपल्स है, ये भी डिस्कस करेंगे। उसका नोट टेकिंग, नोट टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट टेकिंग की आप जैसे अभी क्लास चल रहा है, तो कुछ लड़के पेन और नोट शीट अपना लेके बैठे हुए होंगे, तो नोट टेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो ओरली जो कम्युनिकेट हो रहा है इंस्ट्रक्टर के द्वारा, क्योंकि रिफर बैक नहीं है, एक बार चला गया, अगर ध्यान कहीं और है तो आपका फिर लौट के नहीं आएगा। इसलिए लिसनिंग स्किल में भी बहुत जरूरी है। तो नोट टेकिंग में होता है क्योंकि नोट टेकिंग जैसे आप कोई क्लास लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, सिंपोजियम कर रहे हैं, वर्कशॉप कर रहे हैं, तो वहां पे सबसे पहले नोट टेकिंग जरूरी होता है। क्लास में भी नोट टेकिंग जरूरी होता है कि नोट क्लास में क्या नोट्स जो दिया जा रहा है तो सबके पास है, और जो एक्स्ट्रा जो नोट टेक कर पा रहे हैं आप, ठीक है, उसके बाद उससे क्या होता है कि जो नोट्स है, जो तुम नोट टेकिंग किए, उसके बाद होता है कि आप जैसे अपने हॉस्टल में जाके या लाइब्रेरी में जाके नोट टेकिंग के बाद नोट मेकिंग होता है, ठीक है। नोट मेकिंग ही डिफरेंशिएट करता है लड़का का राइटिंग इसके अलग नोट मेकिंग होगा, उससे रिलेटेड टॉपिक को टेक्स्ट बुक कंसल्ट करेगा, और इन नोट्स को देखते हुए और उसको इंप्रूव करेगा, कुछ ऐड करेगा जो नया मिलेगा। तो जब इंटर में उसका राइटिंग स्किल्स अलग हो जाएगा, कंटेंट अलग हो जाएगा, यानी मार्क्स से अलग हो जाएगा। तो जैसे ही मार्क्स से अलग होता है, कुछ अलग मिलता है, तो उसको उसी हिसाब से मार्किंग भी उसी हिसाब से होता है। तो नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में क्या अंतर है, इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, कितने नोट टेकिंग मेथड्स 2-3 है, कॉर्नर का कैसे कैसे
कैसे करते हैं क्लास में, तो हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे नोट टेकिंग में। उसके बाद एक है आपका लिसनिंग। लिसनिंग तो हो गया, नोट टेकिंग हो गया, स्किल हो गया, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का ही सारा पार्ट्स है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इसमें ओरल प्रेजेंटेशन स्किल, यानी इसमें 1+1 कोर्स है। हम लोग कुछ 2-3 हफ्ता के बाद हम लोग डिस्कस कर शुरू कर देंगे, असाइनमेंट आप लोगों को दे देंगे, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन। जब एक करता है, जब कोई टॉपिक को दो ग्रुप में 2 से 3 स्पीकर्स रहता है, इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन होता है कि बिना कोई तैयारी के आपको कहा जाएगा कि ठीक है आप इस टॉपिक पर प्रेजेंट कीजिए, 1 से 2 मिनट समय मिलता है, तो इम्प्रॉम्प्टू प्रेजेंटेशन कहलाता है। तो उस पर भी हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और तब तक आप लोग भी आ जाइएगा। मोस्ट हमको लग रहा है कि अगस्त है, सितंबर तक आप लोगों को भी हो सकता है कि बुला लिया जाए, क्योंकि पीजी और पीएचडी स्टूडेंट को इसी 16 अगस्त से बुलाया जा रहा है कैंपस में। ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे प्रेजेंटेशन है, उसके बाद इसमें है पब्लिक स्पीकिंग पढ़ना है। पब्लिक स्पीकिंग, पब्लिक स्पीकिंग क्या है, कौन कौन सा टेक्निक इन्वॉल्व होता है पब्लिक स्पीकिंग में, क्योंकि मास को, क्राउड को, हजारों को एड्रेस करना एक अलग चीज होता है। लीड्स प्रैक्टिस परफेक्शन। जितना प्रैक्टिस आप देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर सब होते हैं, क्या होता है, क्राउड, लाखों लाख क्राउड को पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। ठीक है, तो वो एक टेक्निक है, आर्ट्स है, उसके बारे में हम लोग बताएं, डिस्कस करेंगे कैसे कैसे पब्लिक स्पीकिंग का कौन कौन सा टेक्निक इन्वॉल्व होता है पब्लिक स्पीकिंग में, और किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है पब्लिक स्पीकिंग, कैसे उसका तैयारी करेंगे, कंटेंट कैसे करेंगे। इसी तरह उसके बाद हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे जनरल एंड टेक्निकल राइटिंग। जनरल राइटिंग एंड टेक्निकल राइटिंग। जनरल राइटिंग में क्या होता है, जो जनरल राइटिंग में जब मैगजीन के लिए हम लिखते हैं, कोई भी पत्रिका के लिए हम जब लिखते हैं आर्टिकल, तो जनरल राइटिंग में आ जाता है। टेक्निकल आर्टिकल में क्या आएगा, टेक्निकल राइटिंग जब हम जर्नल्स में लिखते हैं, जर्नल्स, रिसर्च जर्नल के लिए लिखते हैं, तो टेक्निकल आर्टिकल में आ जाता है। तो उसको जानेंगे कैसे लिखता है, कैसे लिखा जाता है जनरल आर्टिकल मैगजीन के लिए, स्टाइल्स क्या होता है उसका, और उसके लिए क्या होता है, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे राइटिंग में कैसे, जर्नल्स में कैसे रिसर्च पेपर लिखा जाता है, रिसर्च पेपर में कैसे शुरू में ऊपर में सबसे पहले रिसर्च टॉपिक लिखा जाता है, उसके बाद ऑथर का नाम होता है, 1 2 3 जो भी है, जितना भी ऑथर सबका नाम रहता है। उसके बाद उसका एफिलिएशन होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है। ठीक है, उसके बाद क्रॉसपॉन्डिंग ऑथर का नाम होता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद कीवर्ड्स होता है कि रिसर्च टॉपिक का कीवर्ड्स आपका क्या है। उसके बाद इंट्रो का पोर्शन होता है, इंट्रो के बाद आता है मटेरियल्स एंड मेथड, रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है कि किस पे काम, कैसे काम किए हैं आप। ठीक है, उसके बाद रिजल्ट डिस्कशंस का पार्ट होता है। रिजल्ट डिस्कशंस के बाद आपका समरी कंक्लूजन का पार्ट आता है। समरी कंक्लूजन के बाद बिब्लियोग्राफी या रेफरेंसेस का पार्ट आता है। ये सारा आपका टेक्निकल आर्टिकल्स में आता है। जबकि जनरल आर्टिकल में जो हम लोग देखते हैं योजना वगैरह में, कुरुक्षेत्र वगैरह में, या आधुनिक किसान वगैरह में, जो जनरल आर्टिकल्स है, उसमें सिंपली टॉपिक रहता है, नाम रहता है, और छोटा सा किसी में एब्स्ट्रैक्ट रहता है, नहीं तो एकदम रूलिंग रहता है, लास्ट में कंक्लूजन्स रहता है। ठीक है, इसमें तो इसके बारे में हम लोग जनरल और टेक्निकल आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रुप डिस्कशन टेक्निक। ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बहुत यानी आप लोगों के लिए अभी तो नहीं, लास्ट में जब निकलोगे तो बहुत काम आएगा ये ग्रुप डिस्कशन में। कहीं पे भी इंटरव्यू में जाने के बाद आजकल जीडी एक इम्पोर्टेंट सिलेक्शन का प्रोसीजर का पार्ट है कि आप रिटर्न पीटी निकालिएगा, रिटर्न निकालिएगा, उसके बाद इंटरव्यू और जीडी साथ में लेता है। तो ग्रुप डिस्कशंस में क्या होता है, ग्रुप डिस्कशंस में एक ग्रुप रहता है जो एक गोल मेज टाइप पे बैठा हुआ रहता है, और आपस में फेस टू फेस होना चाहिए ग्रुप डिस्कशन में। और इसमें होता है कि कोई टॉपिक दे दिया जाता है जो करंट प्रॉब्लम्स है, चाहे पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो करंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है, वो आपको दे दिया जाता है उस ग्रुप को। ठीक है, उस ग्रुप को प्रॉब्लम दे दिया। अब आइडियल साइज जो ग्रुप डिस्कशंस का है 12 से 14, 10 से 12, 12 से 14 आइडियल साइज है।
न उससे ज्यादा रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहेगा तो क्राउडिंग हो जाएगा, फिश मार्केट का रूप ले लेगा। और कम भी नहीं होना चाहिए, कम रहेगा तो फिर 5 से नीचे रहेगा तो उससे होता है कि जो एक्सपीरियंस, नॉलेज, जो ओपिनियंस आना चाहिए वो आ नहीं पाता है उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत बड़ा आप लोगों का ग्रुप है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको 4 पार्ट में कर देंगे, 4 पार्ट में कर देंगे। और अगर खुल गया तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन भी हम ग्रुप डिस्कशन कर देंगे, 4 इसमें बांट देंगे और चारों को अलग अलग टॉपिक असाइन कर देंगे। और उसके बाद उसमें मेन होता है कि ग्रुप डिस्कशन मान लीजिए 10, 15, 20 मिनट का एक टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें आप लोगों को कहा जाता है कि अपना अपना ओपिनियन, एक्सपीरियंस को शेयर कीजिए, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। उसी में जो ऑब्जर्वर रहता है, ऑब्जर्वर का काम ही है कि ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करना है, तो एक सर्टेन पैरामीटर उसको दे दिया जाता है कि आपको इस पॉइंट में ऑब्जर्व करना है। तो प्रॉब्लम के लास्ट में वो 10 से 15 मिनट में ही जान जाता है कि 12 से 14 ग्रुप में से कौन मेरे काम का, इस ऑर्गेनाइजेशन के लायक है, कौन अगर 2 से 3 लेना है तो किसको हम लें। उस क्राइटेरिया जो पैरामीटर उसका रहता है, उस पैरामीटर से आराम से वो कर लेता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसलिए बहुत कम, यानी बहुत कम समय में किसी का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर आराम से कर सकता है कि किसके अंदर क्लियरिटी ऑफ थॉट है, किसके अंदर किस तरह का है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह का है, कम्युनिकेशन स्किल किस तरह का है, सारा ऑब्जर्व कर लेता है वो। कौन किसमें लीडरशिप कैपेसिटी है, इसमें मैनेजरियल कैपेसिटी है, सारा ऑब्जर्व कर लेता है। उसे एक बताइए, जब हम लोग करेंगे तो उसमें दे दिया जाएगा। और ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व करता है आराम से, और फिर जो पार्टिसिपेंट होता है उसका सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि जो ग्रुप डिस्कशन है उसको करना है। तो हम लोग इसको ग्रुप डिस्कशन के फॉर्म में थ्योरी में पढ़ना है, प्रैक्टिकल में करना है, तो 2-3 बार इसको अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे ग्रुप डिस्कशन का। ठीक है, उसके बाद इसमें एक है फील्ड डायरी के बारे में जानना है। फील्ड डायरी क्या है, लैब रिकॉर्ड क्या है, 1-1 नंबर 2-2 नंबर का आता है। इसमें इंडेक्सिंग क्या है, फुटनोट्स क्या है, बिब्लियोग्राफी प्रोसीड्यूर क्या है। बिब्लियोग्राफी प्रोसीड्यूर तो जब हम टेक्निकल आर्टिकल बताएंगे तो वहीं पर आ जाएगा, बिब्लियोग्राफी लास्ट में होता है तो उसी में हम डील करते हैं। फील्ड डायरी होता है कि जब रिसर्चर जो पीजी पीएचडी का स्टूडेंट है या जो साइंटिस्ट है, जब फील्ड जाता है तो साथ में एक डायरी रहता है, हर चीज का वो डे टू डे नोट करता है कि आज फर्टिलाइजर दिए, कल क्या है, आज क्या ग्रोथ हुआ, परसों क्या हुआ। तो डे टू डे इरिगेशन से लेके पूरे पैकेज एंड प्रैक्टिसेस का वो फील्ड में रिकॉर्ड करता है। इसी तरह लैब रिकॉर्ड, जो लैब में काम करता है, जो भी लैब में, सॉइल साइंस लैब में या जो भी लैब में काम कर रहा है, तो वो भी लैब रिकॉर्ड रखता है कि पर डे टू डे एक्टिविटीज का रखता है। इसी तरह इंडेक्सिंग के बारे में होता है कि इंडेक्सिंग के बारे में जब आप लोगों को असाइनमेंट देते हैं हम लोग, तो असाइनमेंट तो जैसे 10 पन्ना, 20 पन्ना, 25 पन्ना का होता है, तो इंडेक्सिंग दे दिया जाता है। इंडेक्सिंग एक पेज में कि इंट्रोड कहाँ पे है, मेथोडोलॉजी कहाँ पे है, रेफरेंसेस कहाँ पे है, सारा चीज किस पेज में क्या है, या जो भी जनरल आर्टिकल्स का ही है कि डिफिनेशन किस पार्ट में है, प्रिंसिपल्स किस पार्ट में है, मेथड किसके पास में है, थ्योरीज किस पार्ट में है, इंडेक्सिंग हम लोग करते हैं। फुट नोट होता है कि जब हम लोग कोई बनाते हैं तो नीचे लिखा रहता है फुटनोट्स में इंपॉर्टेंट मैटर को उसमें लिखते हैं। तो ये सब जाना है कि 2-2 नंबर का ये सब आता है कभी कभी लिखने के लिए कि फील्ड डायरी क्या है, शॉर्ट नोट्स में इंडेक्सिंग क्या है, फुटनोट क्या है, उसको जानेंगे। और लास्ट में हम लोगों को है कि ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, कैसे सेमिनार और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस क्या है, सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस में होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स लिया जाता है। ठीक है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थीम्स बनाया जाता है, सब थीम्स हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है। अब जैसे एक्सटेंशन का ही कोई मान लीजिए सेमिनार कॉन्फ्रेंस है, तो एक्सटेंशन के अंतर्गत जितने भी है अलग है, ट्रेनिंग का अलग हो जाएगा, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन का अलग हो जाएगा, साइबर एक्सटेंशन का अलग हो जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप का अलग हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह कम्युनिकेशंस का अलग हो जाएगा, प्रोग्राम प्लानिंग का अलग हो जाएगा, एडॉप्शन डिफ्यूजन का अलग हो जाएगा, अलग अलग सब थीम बन जाता है उसका। उसके बाद जो भी सेमिनार कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करता है, तो सबसे पहले काम होता है कि उसमें एक कमेटी बनता है, मैनेजमेंट कमेटी, कि इसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी कौन होगा, कन्वेनर कौन होगा, को कन्वेनर कौन होगा, ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन कौन होगा। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रहता है सबसे पहले एक कमेटी बना देता है कि एब्स्ट्रैक्ट का कमेटी हो गया, फुल लेंथ पेपर का अलग हो गया, टेक्निकल सेशन का अलग कमेटी हो गया।
ठीक है, जो सोवेनियर बनता है सारा एब्स्ट्रैक्ट का बुकलेट, उसका अलग कमेटी बन जाता है, ट्रांसपोर्ट का कमेटी अलग बन जाता है, फूड का अलग हो जाता है, एकोमोडेशंस का अलग हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले कमेटी बना के और जो भी सेमिनार का टॉपिक डिसाइड करके, वेन्यू डिसाइड करके, नंबर की, जनरली 2 से 3 दिन का सेमिनार हुआ करता है, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार। ठीक है, तो वेन्यू वगैरह सारा डिटेल्स उसमें बना के उसको हर जगह भेज दिया जाता है कि हम सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसका टॉपिक ये है, थीम ये है, सब थीम ये है। अगर इस फील्ड में आपका कोई काम है तो आप एब्स्ट्रैक्ट भेजिए। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जो फुल लेंथ पेपर होता है उसका सार होता है, 200 से 250 वर्ड्स में ही एब्स्ट्रैक्ट होता है। वो मांगता है कि आप एब्स्ट्रैक्ट भेजिए अगर इस सब थीम में आपका काम है। तो जितने भी ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में वो चला जाता है, जो भी उससे रिलेटेड काम रहता है, जो भी इंटरेस्टेड रहता है वो एब्स्ट्रैक्ट भेजता है ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट भेजा, उसके बाद उसका अगर उससे रिलेटेड है तो एक्सेप्ट होता है। एक्सेप्ट में भी 2 तरह का होता है, ऑरली आप प्रेजेंट कीजिएगा या पोस्टर के रूप में कीजिएगा, दोनों फॉर्म होता है। तो क्लियर कट हो जाता है कि आपको आपका एक्सेप्टेड किया जाता है पेपर, आपको ओरली प्रेजेंट करना इस डेट में 3 दिन में, जो टेक्निकल सेशन अलग अलग थीम का अलग अलग होता है दे दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे उसका आपका एब्स्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड हो गया, उसके बाद वो क्या करता है, तो जो पर्टिकुलर सेमिनार होता है अगर ऑफलाइन होता है तो वहां पे सारे लोग आता है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद शुरू होता है, इनॉग्रल सेशन शुरू हुआ, इनॉग्रल सेशन शुरू होने के बाद उसके बाद टेक्निकल सेशन शुरू होता है। टेक्निकल सेशन में ही जितने भी सब थीम है, अलग अलग थीम का अलग अलग वेन्यू में प्रोग्राम शुरू हो जाता है। उसमें जिसका भी पेपर होता है उसको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जैसे भी समय है उसको दिया जाता है कि आप अपना प्रेजेंट कीजिए पेपर को। और उसमें जो भी ऑडियंस है उस थीम से रिलेटेड सारे लोग रहते हैं, ये प्रेजेंट करते हैं, उसका कोई भी क्वेरी होता है तो ये होता है। और उसका जो जिस्ट होता है, हर स्पीकर का प्रेजेंट का जिस्ट और पूरे टेक्निकल सेशन का जिस्ट वो रिकमेंडेशंस के रूप में बनता है। और फाइनली इसी तरह का चलता है, 2 से 3 दिन चलता है। लास्ट में वैलिडेटरी सेशंस होता है और वैलिडेटरी सेशन के बाद रिकमेंडेशंस होता है कि इस सेमिनार का यह रिकमेंडेशंस है, सरकार को, ऑर्गेनाइजेशन को भेज दिया जाता है कि इस प्रॉब्लम में अगर इस तरह का किया जाए तो ये आउटपुट निकलेगा। ठीक है, ये टोटल प्रोसीड्योर है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करने के लिए। आप लोग भी कर सकते हैं अगर चाहिएगा तो। ठीक है, उसके बाद आपका कुछ ग्रामर पोर्शन है इंग्लिश का, जैसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ग्रामर्स में पार्ट है, ये सब पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, वॉइस चेंज है, फोनेटिक्स है, फोनोलॉजी है, प्रीफिक्स सफिक्स है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो इंग्लिश का टीचर आता है, उससे 1-2 क्लास करवा देंगे। ठीक है, क्लियर? यस सर। यस सर, चलिए। तो इसमें सारा कम्युनिकेशन स्किल्स का है और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है। पर्सनालिटी के बारे में हम पिछले आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 101 में कुछ पढ़ाए थे, कुछ याद है पर्सनालिटी के बारे में? यस सर। क्या बताओ कोई? All that Sir, constitutes it is derived from persona. One by one. It constitutes the temporal, mental, physical and emotional makeup of a person. चलो बहुत अच्छा निकेत। और कोई? So it is derived from the word persona. हाँ ठीक है। और बोलो कोई, कुछ याद है कि भूल गए इतना जल्दी? So external makeup of an organism. नो 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 नो, एक्सटर्नल मेकअप खाली करने से नहीं हो जाएगा, ये तो शुरुआत का जनरल सेंस में माना जाता है कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। और कोई? It is a characteristic way of thinking, feeling and behaving. चलो ठीक है अनुराग। और कोई? अच्छा, पर्सनालिटी का जो क्लासिफिकेशन बताए थे याद है कि नहीं को, कितने तरह का पर्सनालिटी होता है? Yes sir. बताओ। Sir, extrovert.
one by one according to famous American scientist Jung, extrovert and introvert. क्या एक्सट्रोवर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स पे बताओगे? सर एक्सट्रोवर्ट जो सोशली एडेप्टेबल होते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होते हैं, उनकी स्पीच पावर अच्छी होती है, वो फ्रेंडली होते हैं और एथलेटिक्स भी अच्छे होते हैं, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में। बहुत अच्छा पूजा। चलो सृष्टि तुम बताओ कि मोस्ट ऑफ द पीपल किस में आते हैं, हम लोग किस कैटेगरी में? सर हम लोग एम्बिवर्ट बिहेवियर में आते हैं। एम्बिवर्ट में कब जुटा? एम्बिवर्ट बाद में जुटा। सर सॉरी सर, यानी शुरू में जो जंग ने, अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट जंग ने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सोशेबिलिटी, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। बाद में आया, बहुत बाद में आया एम्बिवर्ट का कॉलम जोड़ा गया उसमें। और फिजियोलॉजी के आधार पे जो क्लासिफिकेशंस किया गया था, कुछ याद है अभिनव? रॉल 95। सर बेसिक टॉनिक्स मैटर। हाँ बोलो दास, बोलो सेवेंता दास, सेवांती दास, बोलो। सर साइक्लोइड्स, पैक्टोइड्स। सर उसमें 5 टाइप थे बाय ई क्रैचनर, साइक्लोइड्स, सीजॉइड एंड टेक्निक लाइक दिस। चलो याद है, इसका मतलब याद है, भूले नहीं है तुम लोग। पिकनिक, शीजॉइड, साइक्लॉइड। यस सर, सॉरी सर। और एक क्लासिफिकेशन था शेल्डन। अच्छा चलो ठीक है, याद है ना। तो यही ओवरऑल हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें से फर्स्ट चैप्टर हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशंस के बारे में। आज हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशंस क्या है। ठीक है, क्या है कम्युनिकेशन? इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, फीलिंग्स, इमोशंस। स्पीच, सिग्नल, बिहेवियर की, यानी कैसे करते हैं? कम्युनिकेशन एक्चुअल में क्या है? लैटिन, डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड कॉमनिस, मीनिंग कॉमननेस। ठीक है, लैटिन वर्ड कॉमनिस या कम्युनिकेयर विच मीन्स कॉमननेस। दैट मीन्स क्या हो गया? कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया? Communication is the act of conveying intended meaning to another person through the use of mutually understood signs and language. क्या? Is an act of conveying meaning to another person through the use of mutually understood signs and language. Communications में जैसे बहुत तरह का क्या पर्पस है? Communications का पर्पस क्या है? To influence, to inform, yeah, to entertain, to educate, sharing of ideas. So sharing of ideas. ठीक है। तो कम्युनिकेशन कितने तरह का कम्युनिकेशन होता है? बोलो कोई। 2। हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे ओरल कम्युनिकेशन, रिटल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। और जैसे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और बहुत सारे कम्युनिकेशन का ये होता है। बताओ कोई। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या हो गया? सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन। हाँ, सर्टेन रूल रेगुलेशंस के अनुसार ही कम्युनिकेट, इसमें अनवांटेड वर्ड्स वगैरह नहीं होता है। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो बातचीत के भाषा में हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे दो फ्रेंड के बीच में। हाँ, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन किस पे डिफाइड किया? बेस्ड ऑन स्टाइल्स, पर्पस पे क्लासिफाई किया गया फॉर्मल कम्युनिकेशन और इस पे।
इसी तरह बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल्स या मीडिया पे हम लोग रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ही करते हैं। फिर इसी तरह होता है इंटरनल कम्युनिकेशन को दो तरह का होता है आपका, जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है ऑर्गेनाइजर कम्युनिकेशन, उसमें होता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, एक तिरूप कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया कि आपका ऊपर से आ रहा है, ठीक है, ऊपर से यानी डीन साहब कोई लेटर इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो ऑर्डर के रूप में आता है, इंस्ट्रक्शन के रूप में आता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन जैसे नीचे हम लोग कोई स्टाफ या कोई स्टूडेंट डीन साहब को लेटर लिखता है, रिक्वेस्ट के रूप में लिखता है, परमिशन के रूप में लिखता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है जब दो डिपार्टमेंट लेटर लिखता है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट लिखता है, एक कॉलेज का प्रिंसिपल दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखता है, एक यूनिवर्सिटी का बीसी, ये होता है। इसी तरह अदर क्लासिफिकेशंस है, मास कम्युनिकेशंस है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस क्या हो गया, जब दो पर्सन्स के बीच में होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन जब अपने आप में आप कम्युनिकेट करते हैं, ड्यूरिंग आप जब वाइवा वगैरह कोर्स वगैरह में या इंटरव्यू वगैरह में जाता है तो लोग कम्युनिकेट करता है, अपने आप में दोहराते रहता है कि अगर ये आया तो इस तरह का अपने आप को सेटिंग करते रहता है, इंट्रापर्सनल कहलाता है वो, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है मेनली कि कम्युनिकेशंस क्या है, कम्युनिकेशन का डिफिनेशन जाना है। कम्युनिकेशन का बहुत सारा डिफिनेशन है, कोई एक जाना है, बहुत सारा। जैसे कम्युनिकेशन इज द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये भी बता सकते हैं। इसी तरह ये भी बता सकते हैं कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग्स। तो ए स्किलफुल कम्युनिकेटर सेंडिंग ए यूजफुल मैसेज थ्रू प्रॉपर चैनल, जिसको रिसीवर रिसीव करता है और प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है, दैट इज फीडबैक। तो एक कम्युनिकेशन सिस्टम में कितना एलिमेंट्स होता है कम्युनिकेशन का, ये बहुत जानना जरूरी है। तो एक कम्युनिकेटर्स होता है, सबसे कम्युनिकेटर्स हो गया, दूसरा मैसेज हो गया, तीसरा चैनल हो गया, चौथा रिसीवर हो गया, पांचवा पांचों को जानना है हम लोगों को, पांचों का आपका किस तरह का होना चाहिए, पांचों का एक कम्युनिकेशन सिस्टम में कि किस तरह का कम्युनिकेटर होना चाहिए, किस तरह का रिसीवर होना चाहिए, किस तरह का मैसेज होना चाहिए। क्योंकि कहीं पे भी मान लीजिए कम्युनिकेटर मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है लेकिन रिसीवर रिसीव नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है या तो कम्युनिकेटर में प्रॉब्लम है या मैसेज उस तरह का नहीं है क्लियर कट, तब रिसीवर। अगर रिसीवर रिसीव कर रहा है, प्रॉपर फीडबैक नहीं दे रहा है, तो उसमें एक प्रॉब्लम नहीं कि जो मैसेज आ रहा है उसका प्रॉपर फीडबैक नहीं जाएगा तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो पाएगा, कहां पे इस मैसेज में क्या प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है इसी 5-6 एलिमेंट्स के बीच में घूमता है। जब ए स्किलफुल कम्युनिकेटर मैसेज को सेंड करता है थ्रू चैनल, ठीक है, अब रिसीवर रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीवर जब रिसीव किया उस मैसेज में कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, दैट इज फीडबैक, दैट इज ऑडियंस रिस्पॉन्स, दैट इज रिसीवर रिस्पॉन्स। तो रिसीवर जैसे ही फीडबैक देगा, इसका मतलब रिसीवर यहाँ पे कम्युनिकेटर का रोल करेगा। रिसीवर तो रिसीव किया, जब फीडबैक दिया तो इसका मतलब यहाँ पे आपका कम्युनिकेटर का भी रोल अदा कर रहा है, यानी रिसीवर जैसे ही फीडबैक दिया वो फीडबैक फिर कहाँ चला जाएगा, थ्रू फिर कम्युनिकेटर के पास जाएगा। कम्युनिकेटर देखेगा कि ये मैसेज हम दिए तो मैसेज का ये फीडबैक आया, तो यहाँ पे फिर कम्युनिकेटर क्या रिसीव कर रहा है मैसेज, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेटर और रिसीवर डुअल रोल करता है, इंटरचेंजेबल रोल करता है, कम्युनिकेटर का भी रिसीवर का भी, ठीक है। बीच में जो बैरियर्स है जैसे नॉइज वगैरह, बहुत सारा फिजिकल बैरियर, बहुत सारा बैरियर है जब कम्युनिकेशन का, उसमें आता है कि बैरियर कौन कौन सा है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का जो टोटल प्रोसेस है ये 5-6 एलिमेंट्स के बीच में घूमता है। तो एक क्लियर कट गुड कम्युनिकेटर का क्वालिटी किस तरह का होना चाहिए कम्युनिकेशन सिस्टम में, क्योंकि इसको जानना जरूरी है। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेटर को किस तरह होना चाहिए, जो आइडियाज है कम्युनिकेटर का इनोवेटिव होना चाहिए। जो कम्युनिकेटर होना चाहिए ग्रेटर एक्सपोजर टू मास मीडिया सोर्स होना चाहिए, तभी गुड कम्युनिकेटर हो सकता है।
जो कम्युनिकेटर को किस तरह होना चाहिए, कॉस्मोपोलाइटनेस इन नेचर होना चाहिए, कॉस्मोपोलाइटनेस। और किस तरह होना चाहिए, एसेस टू सोशल पार्टिसिपेशन टू ग्रेटर एक्सटेंट कम्युनिकेटर को होना चाहिए। और कम्युनिकेटर को यह भी होना चाहिए इंटरेस्टेड इन ऑडियंस, ऑडियंस में होना चाहिए फॉर बेटरमेंट एंड वेलफेयर। और कम्युनिकेटर को किस तरह होना चाहिए, इंटरेस्टेड इन मैसेज, मैसेज में इंटरेस्ट होना चाहिए। और कम्युनिकेटर को यह भी जरूरी है कि डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल के बारे में जानना, कौन चैनल किस तरह काम करता है। तो इतना क्वालिटी अगर कम्युनिकेटर में है तभी वो अच्छे से मैसेज को कम्युनिकेट कर सकता है। इसी तरह जो पूरे कम्युनिकेशन का है तो उसमें मैसेज किस तरह होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए, इन लाइन विद द ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ऐसा मैसेज जो ऑडियंस क्लियर कट कर दे, सिंपल होना चाहिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी सिग्निफिकेंट आपका इकोनॉमिकली भी होना चाहिए, सोशली भी होना चाहिए और वैल्यू से रिलेटेड भी होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए आपका मैसेज, एक्यूरेट होना चाहिए। इतना मैसेज जरूरी है मैसेज के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स में। इसी तरह आपका चैनल, चैनल किस तरह होना चाहिए, चैनल एक कम्युनिकेशन सिस्टम में, यानी स्पेसिफिक द डायरेक्शन ऑफ मैसेज फ्लो, जो मैसेज गिव्स द मैसेज एक्यूरेसी, ठीक है। इसी तरह जो चैनल आपका, चैनल कुछ भी हो सकता है आपका चैनल, इसी तरह कैपेबल टू ब्रिंगिंग डिजायरेबल इफेक्ट एज ए पार्ट ऑफ ऑडियंस होना चाहिए, ओवरकम दी सिलेक्टिविटी प्रोसेस होना चाहिए, जो फीडबैक दे रहा है सेंडर मैसेज उसको प्रॉपर्ली ट्रांसमिट करे, जो कम्युनिकेटर का मैसेज इजीली पहुंचाता है और वहां से बिना इंटरैक्शन के नॉइज फ्री होना चाहिए चैनल, नॉइज फ्री। अगर नॉइज होते रहेगा तो मैसेज नहीं जा पाएगा परफेक्ट वे में, ठीक है। इसी तरह रिसीवर्स को किस तरह होना चाहिए, कम्युनिकेशन सिस्टम में रिसीवर को किस तरह होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। और किस तरह का होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। और किस तरह का होना चाहिए, एक बार इंफॉर्मेशन रिसीव किया तो अपने पास में रखे, बल्कि उसको क्या करें, फिर ट्रांसमिट कर दें, हाँ स्प्रेड कर दे। और इस तरह भी नहीं होना चाहिए कि जैसे पूरी बात सुने जंप नहीं कर जाए, कि कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहिए, पूरी बात कम्युनिकेटर का सुनने के बाद ही कंक्लूजन देना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए, ठीक है। इस तरह का रिसीवर होना चाहिए, इस तरह का। इसीलिए फीडबैक, अब फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियंस रिस्पॉन्स है, क्योंकि सोशल साइंस में रिस्पॉन्स बहुत मायने रखता है। जो हम लोग जो सोशल साइंटिस्ट काम करता है, एक्सटेंशन वर्कर, तो मेनली फीडबैक पे ही काम करता है, क्योंकि हम लोग का जैसे आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन का है तो क्रॉप लगाता है, एग्रोनॉमिस्ट क्रॉप लगाता है, उसका देखता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसमें जो कीड़ा देखता है उसका देखता है। लेकिन हम लोगों का क्रॉप फार्मर्स होता है, फार्म यूथ होता है, फार्म वुमेन्स होता है, उसका फीडबैक पे ही हम लोग रिसर्च करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी कहाँ तक आपके लिए किस तरह का है, आपके लिए, आपके फैक्ट, आपके सिचुएशन में कहाँ तक फिट है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, तो यही माने रखता है। तो ऑडियंस रिस्पॉन्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑडियंस रिस्पॉन्स यानी फार्मर्स का रिस्पॉन्स ही लास्टली लेके जाता है कि फला मशीन में ये प्रॉब्लम है, फला स्प्रेयर में ये प्रॉब्लम है, फला ट्रांसप्लांटर में ये प्रॉब्लम है, और फिर टेक्नोलॉजी को भी लेके जाता है इस तरह का। तो रिस्पॉन्स बहुत जरूरी है। जो भी रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स जब रिसर्च लेबोरेटरी जाता है तो उसी हिसाब से मॉडिफिकेशंस होता है। इसीलिए एक्सटेंशन एजुकेशन जो होता है कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पेंटागोनल प्रोसेस में भी जो रिस्पॉन्स है, जो रिकंसिडरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जानेंगे उसके बाद कि क्या कम्युनिकेशन का फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बताओ कोई, एनीवन? Spreading knowledge and ideas. ओके, 5-10 पॉइंट है, सब जान रहे हैं, बताओ। टू चेंज इन बिहेवियर, ये भी एक फंक्शन है। टू इन्फ्लुएंस अदर, ये भी है। और बताओ, इंटरटेन है, एजुकेट है, इस्टेब्लिश रिलेशनशिप है, इन्फॉर्म है। निकेत बोलो। और भी है,
express feelings. हाँ 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 हाँ। और इसमें क्या पढ़ना था? इसमें ब्रेकअप में क्या था इसका? मेनली इसमें आप लोगों को पढ़ना है कम्युनिकेशन क्या है, प्रोसेस क्या है। तो इसमें बहुत सारा मॉडल Definition of कम्युनिकेशन मॉडल। हाँ ज्योति बोलो। सर कोर्स ब्रेकअप में तो मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस है। ओके 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 ओके। हाँ, हैवी रेन हो रहा है इसलिए इको हो रहा है कहीं पे, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशंस का? बेसिक ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशंस का है मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर कंडीशन एंड सिचुएशंस, मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ देयर कंडीशन एंड सिचुएशंस। इसी तरह मोटिवेटिंग देम टू वर्क कलेक्टिवली, मोटिवेट करना, उसको एनर्जाइज करना। यानी मोटिवेशन क्या है? गोल सीकिंग एंड नीड सेटिस्फाइंग बिहेवियर को मोटिवेशन कहा जाता है। तो मोटिवेटिंग देम टू वर्क कलेक्टिवली, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका। ऑर्गेनाइजिंग देम एज नीड बेस्ड ग्रुप, ऑर्गेनाइज करना कम्युनिकेशन के थ्रू नीड बेस्ड ग्रुप बनता है। जैसे हम लोग एक्सटेंशन वर्कर फील्ड में जाता है तो कोई गांव में, तो सबसे पहले नीड बेस्ड, किसका क्या नीड है उसी हिसाब से ग्रुप बना दिया जाता है, और उस ग्रुप बना के उसी हिसाब से ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी हिसाब से इनपुट दिया जाता है, उसी हिसाब से उसको आगे इंपावर किया जाता है। तो ऑर्गेनाइजिंग देम एज ए नीड बेस्ड ग्रुप, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपका कम्युनिकेशंस का। इसी तरह इन्फॉर्मिंग देम टू डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स चल रहा है गवर्नमेंट का, बहुत सारे एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोग्राम्स चल रहा है, और क्या क्या इंसेंटिव्स है, सब्सिडीज है, उसको इन्फॉर्म करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट। इंकरेजिंग देम टू टेक अप ए वायबल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इंकरेज करना कि वायबल इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज के लिए इंकरेज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इसका कम्युनिकेशन का। इसी तरह डेवलपिंग देयर ऑन कैपेबिलिटीज एंड लीडरशिप स्किल भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसी तरह एनेबलिंग देम टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन मैनेजरियल स्किल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कम्युनिकेशंस का। कुछ क्लियर हुआ अनिकेत? यस सर, यस सर। ठीक है। सुशांत कुमार, यस सर। कुछ क्लियर हुआ कम्युनिकेशंस के बारे में? 3-4 क्लास कम्युनिकेशन पे हम लगातार पढ़ाएंगे। यस सर, क्लियर हुआ सर। हाँ, यानी अभी कम्युनिकेशंस का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, वर्बल का, नॉन वर्बल का, उसके ओरल रिटन वर्बल में दोनों आता है। 4-5 क्लास इसी कम्युनिकेशन पे लेंगे। इसके बाद हम शुरू कर देंगे एक्सरसाइज वगैरह, जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्लास होता है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। आज सेकेंड हाफ में भी मेरा क्लास है। यस सर। ज्योति, यस सर। आज क्लास नहीं होगा, आज मीटिंग है यहाँ पे, आज 102 का क्लास नहीं होगा जो अभी है सेकंड हाफ में। जी सर। अटेंडेंस यही बना देंगे क्योंकि वो आपका, हाँ सुनो ने, वो अभी जो आपका फाउंडेशन डे का कुछ मीटिंग है सारे साइंटिस्ट के साथ, डीन साहब का, तो उसी में रहेंगे हम लोग इंगेज, है ना। इसको हम कहीं दूसरे किसी दिन जब फ्री रहेंगे तो हम एक्स्ट्रा क्लास लेके करेंगे, है ना। अटेंडेंस जो अभी 103 का 102 का बना देंगे उसका, ठीक है। यस सर।